व्यूअर्स, वेलकम बैक करियर इन पाकिस्तान। दिस इज योर मेंटोर मिस नूरुल हुदा। जैसे कि हम HEC यूसेट टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें हम फिजिक्स के सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स के 2 और चैप्टर्स को कवर करने जा रहे हैं और उसके बाद इंशाल्लाह जस्ट एक वीडियो के अंदर हम रिमेनिंग के चैप्टर्स को कवर कर लेंगे। तो आइए बिना किसी टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं कि आज हम कौन से चैप्टर्स को कवर करने जा रहे हैं। जैसे कि हम लोग ये पहले 6 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं, जिनमें मेजरमेंट्स, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, मोशन एंड फोर्स, वर्क एंड एनर्जी, सर्कुलर मोशन, फ्लूइड डायनामिक्स, ये तमाम चैप्टर्स हम कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो इन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जस्ट 3 वीडियोस के अंदर हमने इन 6 चैप्टर्स को कवर किया है। आज की इस वीडियो में हम ये 2 चैप्टर्स कवर करने जा रहे हैं, ऑस्किलेशंस एंड वेव्स। बेसिकली ये दोनों चैप्टर्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं हैं, बट वेव्स वाले चैप्टर में से 1-2 MCQs आ जाते हैं और कौन से टॉपिक्स से आते हैं हम उन टॉपिक्स को डीपली देखेंगे, बाकी सबको सुपरफिशियली लेकर चलेंगे। तो ये दोनों चैप्टर्स भी मैं आप लोगों को अपने नोट्स में से करवाऊंगी, क्योंकि मोस्टली मैंने फर्स्ट ईयर की फिजिक्स अपने नोट्स में से ही प्रिपेयर की है। तो बेसिकली ये हमारा चैप्टर है ऑस्किलेशंस। ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हम इसे ऊपर ऊपर से देख लेते हैं जहाँ से MCQs आने के चांस होते हैं। बेसिकली ऑस्किलेशंस कहते हैं किसी थरथराहट को, यानी आगे पीछे मामूली सी हरकत का होना। तो इसमें ये कुछ पहले डेफिनेशन है, आपने जस्ट इनको रट्टा लगा लेना है। हो सकता है कि आ जाए, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि इस चैप्टर में से MCQs आए। तो पहला है हार्मोनिक मोशन। When particles execute repeated movement about a mean position, तो उसे हार्मोनिक मोशन कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास एक पार्टिकल जो है वो रिपीट करता है अपनी मूवमेंट को एक मीन पोजीशन के ऊपर, यानी एक फिक्स पोजीशन के ऊपर, तो उसे हार्मोनिक मोशन कहा जाता है। नेक्स्ट है पीरियडिक मोशन। इफ अ मोशन ऑफ अ बॉडी इज रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल वी कॉल इट पीरियडिक मोशन। अच्छा, जब हमारे पास एक बॉडी जो है वो रिपीटेड मोशन करे रेगुलर टाइम इंटरवल पर, तो उसे हम पीरियडिक मोशन कहते हैं। उसके बाद है ऑस्किलेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड ऑस्किलेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन में है द कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी अबाउट द मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। उसके बाद है टाइम पीरियड। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी 1 सेकेंड के अंदर जितनी भी वाइब्रेशंस होती हैं उसे फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। और यहाँ पर ये जो मैंने फार्मूला लिखा है F = 1/T, यानी फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स रिलेशन होता है टाइम पीरियड के साथ। जितना ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी, और जितना कम टाइम रिक्वायर होगा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हमारे पास हर्ट्ज, ठीक। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड। फार्मूला है ओमेगा = 2πf, लेकिन ये याद करने की जरूरत नहीं है, नहीं आता, बट आप ये डेफिनेशन याद रखें। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है? जस्ट नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड। अच्छा, उसके बाद ये लिखा हुआ है तो आप इसे स्किप कर दें। अच्छा, बेसिकली क्या था कि जब मैं नोट्स बना रही थी तो वो टॉपिक्स जिनके नोट्स मेरी छोटी सिस्टर ने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखे थे, क्योंकि वो मैट्रिक क्लास में तो उसने बेसिक लेवल पर ही प्रिपेयर कर रखे थे, तो मैंने उन टॉपिक्स के नोट्स बनाने की जगह जस्ट अपने नोट्स में ही मेंशन कर दिया कि आप वहाँ से देख लें, ठीक। लेकिन इसमें ऐसा खास कुछ नहीं है, मैंने प्रिपरेशन की थी तो वहाँ से बिल्कुल MCQs नहीं आते, इसलिए मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। नेक्स्ट ये है वेलोसिटी। ये भी जस्ट इस मोशन के हवाले से आप अगर चाहें तो देख लें, लेकिन इसमें से MCQs बिल्कुल नहीं आते। लेकिन अगर आप फिर भी देखना चाह रहे हैं तो मैं आपको एक दफ़ा ये समझा देती हूँ। When displacement is equal to radius, velocity will become 0। इसका मतलब ये है कि जब किसी सर्कल के अंदर डिस्प्लेसमेंट रेडियस के बराबर हो जाएगी उस वक्त वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। और when displacement is 0, velocity will be maximum। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगी उस वक्त वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, ठीक है। ये फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, नहीं आता। उसके बाद है सिंपल पेंडुलम। अच्छा, सिंपल पेंडुलम को भी आपने जस्ट ऊपर ऊपर से करना है, नहीं आते इसमें से भी क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज सम ऑफ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग प्लस द रेडियस ऑफ मेटेलिक बोब। अच्छा, हमारे पास पेंडुलम की लेंथ क्या होती है? बेसिकली पेंडुलम की लेंथ बराबर होती है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड रेडियस ऑफ मेटेलिक बोब। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है। मोस्टली आप सबको पता होगा क्योंकि आप सब लोग MD कैट दे चुके हैं, तो आपको आइडिया होगा। बेसिकली क्या होता है कि ये हमारे पास एक रोप होती है या स्ट्रिंग होती है और यहाँ पर एक मेटेलिक बॉब मौजूद होता है और ये
टू एंड फ्रो मोशन करते रहते हैं, यानी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये मूवमेंट करता रहता है, इसे सिंपल पेंडुलम कहा जाता है। तो हमारे पास जो लेंथ होती है पेंडुलम की, वो बेसिकली लेंथ क्या होती है स्ट्रिंग की, और प्लस में रेडियस ऑफ द बो, जस्ट इतना याद रखना है। उसके अलावा डिस्प्लेसमेंट शुड बी स्मॉल बिकॉज फॉर स्मॉल थीटा। टाइम पीरियड डायरेक्ट रिलेशन विथ लेंथ ऑफ रेडियस। अच्छा, टाइम पीरियड का डायरेक्ट रिलेशन होता है लेंथ ऑफ रेडियस के साथ। बॉब का जो रेडियस है वो जितना ज़्यादा होगा, जितनी उसकी लेंथ ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा टाइम पीरियड लगेगा, और जितनी उसकी लेंथ कम होगी उतना ही टाइम पीरियड कम लगेगा। इनवर्स रिलेशन ऑफ टाइम पीरियड विथ ग्रेविटी। अच्छा, सिंपल पेंडुलम की टाइम पीरियड का इनवर्स रिलेशन होता है ग्रेविटी के साथ। ये फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नहीं आता। उसके बाद है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट टू द मास। अच्छा, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने कि टाइम पीरियड का पेंडुलम की लेंथ के साथ क्या रिलेशन है, ग्रेविटी के साथ क्या रिलेशन है, और मास के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो इंडिपेंडेंट होता है मास ऑफ द बोब, यानी जो उस पर मास हैंग किया हुआ है आप लोगों ने, उसके मास से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक, नेक्स्ट है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इंक्रीज ऑन मून बिकॉज डिक्रीज इन ग्रेविटी। ठीक, अच्छा, इसका मतलब ये है कि सिंपल पेंडुलम का अगर टाइम पीरियड हम मून के ऊपर देखें तो वो ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू बिल्कुल कम होती है, और इसका ग्रेविटी के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन है। इसी तरह से एट सेंटर ऑफ अर्थ इज वैल्यू ऑफ जी इज 0, सो टाइम विल बी 0। जहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू 0 होगी वहाँ पर सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड भी क्या होगा, 0। नेक्स्ट, ये एक क्वेश्चन था, टाइम पीरियड विल बी ग्रेटर फॉर पेंडुलम एट पोल और इक्वेटर और सेम। अच्छा, तो इसको जस्ट मैंने यहाँ पर इस पॉइंट के अंदर लिखा है। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने क्या लिखा है कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड इक्वेटर पर ज़्यादा होता है, पोल पर कम होता है। क्यों? क्योंकि पोल पर ग्रेविटी ज़्यादा होती है और इक्वेटर पर ग्रेविटी कम होती है। नेक्स्ट है, इफ वी डबल लेंथ ऑफ जी देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन टाइम। अगर हम सिंपल पेंडुलम की लेंथ और ग्रेविटी दोनों को डबल कर देंगे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हैज डायरेक्ट रिलेशन विथ डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन। अच्छा, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन, यानी मीन पोजीशन से डिस्टेंस जितना ज़्यादा है पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, और मीन पोजीशन से डिस्टेंस जितना कम है वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। और काइनेटिक एनर्जी के लिए आप इसे इन्वर्स कर दें। अच्छा, यहाँ पर है पोटेंशियल एनर्जी ऑन मीन पोजीशन इज 0, पोटेंशियल एनर्जी ऑन एक्सट्रीम पोजीशन इज मैक्सिमम। ये कैसे, मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, बेसिकली ये हमारे पास मीन पोजीशन है और ये एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है, तो ये जो मीन पोजीशन है यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। ठीक, और ये एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक, वो कैसे, क्योंकि यहाँ पर देखें मीन पोजीशन से डिस्टेंस ज़्यादा होगा एक्सट्रीम पोजीशन पर, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम, और मीन पोजीशन पर 0। अच्छा, और अगर हम काइनेटिक एनर्जी को देखें तो जस्ट इसे इन्वर्स कर दें। काइनेटिक एनर्जी यहाँ मीन पोजीशन के ऊपर मैक्सिमम होगी और यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। तो आपने जस्ट इसे याद रखना है। उसके बाद है इफ एम्पलीट्यूड रिमेन कांस्टेंट देन एनर्जी ऑफ पेंडुलम विल कांस्टेंट, इफ एम्पलीट्यूड इज वेरिएबल देन एनर्जी विल बी वेरिएबल। अच्छा, यहाँ पर सिंपल सी बात यह है कि अगर एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होगा तो एनर्जी भी कांस्टेंट होगी, और अगर एम्पलीट्यूड वेरिएबल होगा तो एनर्जी भी वेरिएबल होगी। जस्ट ये सिंपल सी चीज़ है। एनर्जी हैज डायरेक्ट रिलेशन विथ एम्पलीट्यूड, एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है एम्पलीट्यूड के साथ, बस ये चीज़ याद करनी है। नेक्स्ट यहाँ पर है रिलेशन ऑफ टोटल एनर्जी इज डायरेक्ट विथ स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। देख लें, बट ये नहीं आता। उसके नीचे ये कुछ केसेस हैं, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, पर इनमें से आज तक कभी क्वेश्चन आया नहीं है। एमडीकेट में ज़रूर आते हैं क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट्स एमडीकेट के हवाले से भी हैं, तो एमडीकेट में आते रहते हैं क्वेश्चंस, लेकिन यूसेट में नहीं आते। उसके बाद है हमारे पास फ्री एंड फोर्स ऑस्किलेशन। अ बॉडी इज सेड टू बी एग्जीक्यूटिंग फ्री वाइब्रेशन इफ इट oscillates with its natural frequency without the interference of an external force, example simple pendulum। अच्छा, बेसिकली फ्री ऑस्किलेशन हमारे पास क्या है, जब हमारे पास कोई बॉडी जो है
वो वाइब्रेट कर रही हो या ऑस्किलेट कर रही हो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ, उसके ऊपर कोई दूसरी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्री ऑस्किलेशन। ठीक है, और सिंपल पेंडुलम हमारे पास क्या है, एग्जांपल है फ्री ऑस्किलेशन की। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्स ऑस्किलेशन। If a freely oscillating system is subjected to an external force, example vibration of factory floor due to machinery, तो बेसिकली क्या है, जब वो ऑस्किलेट कर रही हो या फ्रीली ऑस्किलेटिंग बॉडी हो, तो उस सिस्टम के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स भी एक्ट कर रही हो, तो उसे क्या कहा जाता है, फोर्स ऑस्किलेशन कहा जाता है, जिसकी एग्जांपल है वाइब्रेशन ऑफ फैक्ट्री फ्लोर ड्यू टू मशीनरी। अच्छा, अब हमारे पास एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेजोनेंस, और इसमें से अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। इस टॉपिक को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और अच्छे से कवर करना है, हमेशा क्वेश्चंस आते रहते हैं, और शायद ही ऐसा हो कि यूसेट के टेस्ट में इस टॉपिक में से क्वेश्चन ना आए। ठीक है, रेजोनेंस क्या है, अ मार्क्ड इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड ऑफ अ वाइब्रेशन body when an external force having a time period equal to the natural timer period of a body is applied to it. This process is called resonance. अच्छा, बेसिकली क्या होता है कि जब हमारे पास कोई बॉडी है वो वाइब्रेट कर रही है, ठीक है, अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ, लेकिन उसके ऊपर जब एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करे, तब भी उसका जो टाइम पीरियड है वो उसके नेचुरल टाइमर के बराबर हो जाए, उससे रेजोनेंस कहा जाता है। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आई तो आप वीडियो को रिवर्स करके दोबारा देख लीजिएगा, और ये डेफिनेशन आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, खुद से भी रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी एग्जांपल्स जो आपने अच्छे से करनी है। सबसे पहले रेडियो रेजोनेंस की एग्जांपल है, अक्सर ये क्वेश्चन आता है, तो आपने इसको कवर कर लेना है। उसके बाद है व्हेन टू फ्रीक्वेंसीज मैच एनर्जी एब्सॉर्प्शन इज मैक्सिमम। रेडियो में बेसिकली क्या होता है, दो फ्रीक्वेंसीज मैच करती हैं और एनर्जी एब्सॉर्प्शन मैक्सिमम हो जाता है। और नीचे कुछ एग्जांपल्स भी हैं, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, MRI और माइक्रोवेव, ये हमारे पास रेजोनेंस की एग्जांपल्स हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास फेज, इफ हायर वेव बिकम जीरो बाय ग्रेजुअल चेंज इज कॉल्ड फेज। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये कि अगर हमारे पास एक हायर वेव है और आहिस्ता आहिस्ता चेंज के साथ, यानी आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते जीरो हो जाए, ठीक है, जिसकी एग्जांपल है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो उसे फेज कहते हैं, लेकिन फेज में से भी क्वेश्चंस नहीं आते। अच्छा, आप लोग ये कह रहे होंगे कि मैम हर जगह पर कह रही है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं आते। बेसिकली आपके यूसेट में टोटल 8 MCQs आते हैं, जिनमें फर्स्ट ईयर और इंटर दोनों की फिजिक्स होती है, तो टोटल 8 MCQs आप खुद सोच लें वो कहाँ कहाँ से उठाएंगे, और वो बेसिक लेवल के होते हैं। ठीक, अच्छा, अब है डैम्प्ड ऑस्किलेशन। आप चाहें तो देख लें, मैं ऊपर ऊपर से आपको करवा भी देती हूँ, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि यहाँ से क्वेश्चन आए, चांस बहुत कम होते हैं, मगर मैं फिर भी आपको करवा देती हूँ। एम्पलीट्यूड बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर with respect to time until it will be zero is called damped oscillation. The process by which the energy of the oscillating system is dissipated is called damping. अच्छा, यहाँ पर क्या है कि एम्पलीट्यूड बेसिकली स्मॉल होते होते जो है वो बिल्कुल जीरो को पहुंच जाए, तो उसे डैम्प्ड ऑस्किलेशन कहा जाता है। यहाँ पर शार्पनेस की भी बात हुई है, तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस में क्या है, डैम्पिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड, यानी जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा डैम्पिंग उतनी कम होगी, और जितनी ज्यादा डैम्पिंग होगी एम्पलीट्यूड उतना कम होगा। अच्छा, उसके बाद ये मैंने कुछ ऊपर पेंसिल से लिख दिया था, क्योंकि ये वो पॉइंट्स हैं जब मैंने नोट्स बना लिए थे, बाद में मेरी नज़रों से गुजरे थे और मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है, इसीलिए फिर मैंने पेंसिल से इनको ऊपर ऊपर लिख दिया। तो ये पॉइंट है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ। ये आप याद कर लें, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि यहाँ से आए। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द नेगेटिव साइन शो द बोथ एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टेड। ठीक है, और ये वही अगेन से लेंथ ऑफ पेंडुलम के बारे में, जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग प्लस लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ बो। ठीक, उसके बाद है डायरेक्ट रिलेशन ऑफ पेंडुलम विथ टाइम। पेंडुलम का डायरेक्ट रिलेशन होता है टाइम के साथ। नीचे ये एक पॉइंट ये आप याद कर लें, हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इन 1 सेकेंड इज 0.25 मीटर। अच्छा, ये लास्ट पॉइंट है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, अदरवाइज स्किप कर दें। अच्छा, अब हम आ जाते हैं चैप्टर वेव्स पर। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इस चैप्टर का 1-2 स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जिसमें से मैक्सिमम चांस होते हैं MCQs आने के, और MCQs आते भी हैं।
अदरवाइज बाकी चीज़ों से नहीं आते, लेकिन हम इसे ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। शॉक वेव्स, बेसिकली ये शॉक वेव्स है, यहाँ पर एच आएगा जो कि मैं लिखना भूल गई थी। वेव डिस्टर्बेंस कम इन कंसर्न बंडल्स, ठीक है, आप इसे देख लें। सक्सीजन ऑफ ऑस्किलेटरी प्रोसेस इन्वॉल्व मैकेनिकल वेव, वी स्टडी कलेक्टिव मोशन ऑफ पार्टिकल्स, मैकेनिकल वेव इज एक्चुअली द इफेक्ट ऑफ ऑस्किलेशंस। तो आप चाहें तो इसे देख लें, नहीं आते यहाँ से एमसीक्यूज। और उसके बाद है प्रोग्रेसिव वेव, ट्रांसफर एनर्जी बाय मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स, ठीक है, ये आप देख लें कि एनर्जी का ट्रांसफर होना सोर्स से दूर जाते हुए। उसके बाद है रिपल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्रेसिव वेव बिकॉज दे कैरी एनर्जी अक्रॉस द वाटर सरफेस, ठीक है। रिपल्स हमारे पास कौन सी वेव्स हैं? प्रोग्रेसिव वेव्स हैं, क्योंकि वो एनर्जी कैरी करती हैं अक्रॉस द वाटर सरफेस, ठीक। व्हेन वी जर्क अ रोप पल्स आर जनरेटेड एंड फॉरवर्ड मोशन ऑफ पल्स आर कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है। हमारे पास अगर एक रस्सी है और हम उसको एक साइड से झटकते हैं तो बेसिकली उसमें एक पल्स जनरेट होगी और वो पल्स फिर आगे तक फॉरवर्ड होगी। ये हमारे पास क्या होती है? प्रोग्रेसिव वेव की एग्जांपल है। अच्छा, नीचे ये एक नोट है, बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूशनल वेव कैन बी सेट इन सॉलिड, यानी कि ट्रांसफर वेव हो या लॉन्गिट्यूशनल वेव्स हो, दोनों सॉलिड के अंदर जनरेट हो सकती हैं, ठीक। इन लिक्विड ट्रांसफर वेव क्विकली डाई यूजुअली कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड एट ऑल। लिक्विड के अंदर जो ट्रांसफर वेव्स होती हैं वो जल्दी डाई हो जाती हैं और वो कंप्लीट लिक्विड के अंदर प्रोड्यूस नहीं होती। उसके बाद पीरियडिक वेव है, रेगुलर एंड रिथमिक डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम फ्रॉम पीरियडिक वाइब्रेशन। अच्छा, पीरियडिक वाइब्रेशन पर क्या होता है कि रेगुलर रिथमेटिक डिस्टर्बेंस हो किसी मीडियम के अंदर फ्रॉम पीरियडिक वाइब्रेशन, तो उसे पीरियडिक वेव कहते हैं। ऑफ अ सोर्स काज पीरियडिक वेव, आप इसे देख लें। Measurement of transverse wave length in time is called transverse periodic waves, ठीक। Speed of periodic wave can be found indirectly from its frequency and wavelength, ठीक है, आप इसे भी देख लें, लेकिन नहीं आते यहाँ से क्वेश्चंस। Speed of any one crest in just the speed of the wave, ठीक है, लेकिन आप इसे स्किप कर सकते हैं, नहीं आते यहाँ से क्वेश्चंस। उसके बाद है लॉन्गिट्यूशनल वेव आर आल्सो कॉल्ड कंप्रेशनल वेव। इन दिस टाइप ऑफ वेव पार्टिकल मूव बैक एंड फोर्थ, ठीक है, देख लें, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते। बट ये चीज़ आप याद रखिएगा, लॉन्गिट्यूशनल वेव्स को कंप्रेशनल वेव्स भी कहा जाता है। सम टाइम वो कीवर्ड लॉन्गिट्यूशनल वेव यूज़ कर रहे होते हैं और सम टाइम कंप्रेशनल वेव शो कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड वेव डिपेंड ऑन कंप्रेसिबिलिटी एंड इनर्शिया ऑफ द मीडियम थ्रू विच दे ट्रैवल। अच्छा, हमारे पास जो साउंड वेव की स्पीड है वो डिपेंड किस पे करती है? कंप्रेसिबिलिटी ऑफ इनर्शिया, और साथ में मीडियम पर डिपेंड करती है जिस मीडियम से साउंड वेव ट्रैवल कर रही है। Speed of sound is much higher in solid than in gaseous because molecules in solids are closer than in a gaseous। अच्छा, बेसिकली आपने ये चीज़ याद रखनी है कि साउंड की जो स्पीड है वो हायर किस में होती है? सॉलिड्स में, सेकंड नंबर पर लिक्विड्स में, और गैसेस में बिल्कुल लो होती है। क्यों? क्योंकि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के क्लोज होते हैं, तो उनमें साउंड वेव की स्पीड ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है व्हेन साउंड वेव ट्रैवल थ्रू एयर the temperature of the air during compression remains constant and pressure changes, ठीक है, आप इसे भी याद कर लें। ये बेशक ये फार्मूला आप याद ना रखें, लेकिन ये पॉइंट आपने याद रखना है। स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर के अंदर जो है साउंड वेव की स्पीड क्या होती है? 332 मीटर पर सेकेंड। इसे याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अच्छा, प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है? स्पीड ऑफ साउंड इज नॉट इफेक्टेड बाय वेरिएशन इन द प्रेशर इन द गैसेस। अच्छा, तो प्रेशर का जो है साउंड की स्पीड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, तो हम देख लेते हैं। एट द सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर फॉर द गैसियस स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज। इफ स्पीड इंक्रीज 4 टाइम्स इट्स डेंसिटीज डिक्रीज 16 टाइम्स। अच्छा, साउंड का जो स्पीड है उसका डेंसिटीज के स्क्वायर के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है, यानी रिलेशन इन्वर्स होता भी स्क्वायर ऑफ डेंसिटीज है। यानी यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अगर स्पीड जो है वो 4 टाइम इंक्रीज हुई है तो उसकी डेंसिटीज 16 टाइम डिक्रीज होंगी, क्योंकि 4 का आप स्क्वायर लेंगे क्या आएगा? 16, ठीक।
नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज बाय द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर बिकॉज टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड का जो है वो डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है, टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगी, और टेम्परेचर कम है तो स्पीड ऑफ साउंड कम होगी। उसके बाद है गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, इट्स वॉल्यूम इंक्रीज एंड डेंसिटी डिक्रीज। ठीक है, देख लें, लेकिन नहीं आता क्वेश्चन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को देख लेते हैं। Two wave approach each other, one is moving right direction and other is moving left direction. When they pass each other without being modified is called its superposition. अच्छा, बेसिकली क्या होता है, हमारे पास दो वेव्स होती हैं, एक जो है वो इसे राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है और दूसरी जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे को पास करती हैं पर एक दूसरे को मॉडिफाई नहीं करती तो इसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहा जाता है। दिस फेनोमेना ऑफ सुपरपोजिशन इज फॉर ऑल टाइप ऑफ वेव्स। अच्छा, सुपरपोजिशन का जो फेनोमेना है यह हर तरह की वेव्स के लिए है। नेक्स्ट है द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव इज सम ऑफ ऑल द डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अच्छा, जब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो उस सिचुएशन में जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, अच्छा वो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास सम होगा किसका, दोनों वेव्स के डिस्प्लेसमेंट का। ठीक, इंटरफेरेंस को ऊपर से देख लें। इंटरफेरेंस बेसिकली क्या है, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी एंड ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। बेसिकली अच्छा, यहाँ पर क्या है, सुपरपोजिशन का फेनोमेना अप्लाई हो रहा है, लेकिन इसमें दो वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है और ट्रेवल भी कर रही है सेम डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, उसे इंटरफेरेंस कहा जाता है। हार्मोनिक वेव को देख लेते हैं। Wave or a signal whose frequency is an integral whole number multiple of the frequency of the same reference signal or wave। तो बेसिकली इसको आप स्किप कर दें, यहाँ से MCQs नहीं आते। नेक्स्ट है टू स्पीकर्स आर ड्राइवन फ्रॉम द सेम जनरेटर, दे वाइब्रेट इन फेज सच सोर्स कॉल्ड कोहेरेंट सोर्स। तो इस स्टेटमेंट को याद रख लें जस्ट। उसके बाद है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वेन एवर पाथ डिफरेंस इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ डिस्प्लेसमेंट द टू वेव आर एडेड अप, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसे इंटरफेरेंस कहते हैं। उसके अच्छा, यहाँ पर ये एक एग्जांपल है, यहाँ से मैं आपको समझाती हूँ। व्हेन कंप्रेशन मीट्स विद कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन मीट विद रेयरफ्रैक्शन देयर डिस्प्लेसमेंट एडेड रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज लार्ज। अच्छा, अब हमारे पास दो तरह की वेव्स होती हैं, लॉन्गिट्यूशनल और ट्रांसवर्स। ठीक है, अगर हम यहाँ पर लॉन्गिट्यूशनल वेव्स की एग्जांपल ले रहे हैं तो उनमें कंप्रेशन भी होंगे और रेयर फ्रैक्शंस भी होंगे। जब दोनों वेव्स का कंप्रेशन के साथ मीट करेगा और रेयर फ्रैक्शन के साथ मीट करेगा तो उस सिचुएशन में जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगी वो हाई होगा, उससे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। उसके बाद है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, व्हेन कंप्रेशन मीट विथ रेयर फ्रैक्शन सो दे कैंसिल। अच्छा, यहाँ पर ये दे है, दे कैंसिल ईच अदर इफेक्ट, the resultant displacement becomes zero. It is called destructive interference. Must read green box पेज नंबर 175। तो इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मैंने रीड आउट किया हुआ था। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, जब कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन के साथ मीट करता है और रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन के साथ मीट करता है तो वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं और इसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं बीट्स। When two sound waves are moving with slightly different frequencies, the point when these tuning frequencies sounded together, a note of alternatively increasing and decreasing intensity will be heard. This note is called beat note. अच्छा, बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि दो वेव्स जा रही हैं और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की, मतलब थोड़ी सी उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट है, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की। तो एक पॉइंट ऐसा होगा जिस पॉइंट के ऊपर उन दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी मैच करेगी और जहाँ पर उनकी फ्रीक्वेंसी मैच करेगी तो वहाँ पर हमें हाई वॉल्यूम सुनाई देगा और उसे कहा जाता है बीट। क्या कहा जाता है? बीट नोट। अच्छा, उसके बाद है इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टू वेव्स is in the same direction, the resultant displacement is large and loud sound is heard. ठीक है, इसे भी आप देख लें। When displacement of two wave in opposite direction, the resultant displacement is minimum, so faint and no sound is heard.
अच्छा, बेसिकली क्या होता है, जब हमारे पास दो वेव्स जो है वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है, तो जब वो एक दूसरे को मीट करेंगी तो उनकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो लार्ज होगी, ठीक है, और वहां पर हमें लाउड साउंड सुनाई देगा। और जब ये दोनों वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होंगी तो इनका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास वो मिनिमम होगा और हमें फेंट साउंड सुनाई देगा या साउंड नहीं सुनाई देगा, ठीक है। उसके बाद है नोट, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली क्या कह रहा है कि हमारे पास नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड, यानी एक नंबर के अंदर, यानी हमारे पास एक सेकंड के अंदर जितनी बीट्स हो रही हैं वो बराबर किसकी होती हैं, डिफरेंस बिटवीन टू फ्रीक्वेंसीज, यानी हमारे पास वो जो दो वेव्स थी तो उनकी फ्रीक्वेंसीज के दरमियान जो डिफरेंस था ना उसके बराबर होंगी नंबर ऑफ बीट्स। वो हमारे पास किसके बराबर होगी, नंबर ऑफ बीट्स, यानी जितने नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड हुए हैं उतना ही डिफरेंस है उन दोनों फ्रीक्वेंसीज के दरमियान, ठीक। अच्छा, ये आपने याद रखना है, when frequencies of the two waves of sounds is more than about 10 hertz then it is difficult to recognize the beats, piano, violin। अच्छा, बेसिकली यहाँ पर आपने वो फ्रीक्वेंसी याद रखनी है। यहाँ पर अगर हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है तो हम उसे नहीं सुन सकते, उसे सुनना बहुत मुश्किल हो जाता है। ह्यूमन कितनी फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट कर सकता है तो उसकी रेंज आपने लाजमी याद रखनी है। समटाइम आता है ये हमारे पास होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20K हर्ट्ज तक, ठीक है। तो आपने ये लाजमी याद रखना है, ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। ह्यूमन साउंड की कितनी फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है, वो मिनिमम हमारे पास 20 हर्ट्ज होनी चाहिए और मैक्सिमम 20K हर्ट्ज होनी चाहिए, ठीक। इससे ज़्यादा की होगी तब भी ह्यूमन नहीं सुन सकता, कान फट जाएंगे। उसके बाद है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स बाउंसिंग बैक ऑफ द वेव इन सेम मीडियम, ठीक है। ये आप अपनी बुक से भी कर लीजिएगा, यहाँ पर मैं भी आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर है अ ट्रांसवर्स वेव ट्रैवलिंग इन अ रेयर मीडियम एनकाउंटर अ डेंसर मीडियम, इट बाउंस बैक सच दैट द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट इज रिवर्स्ड। अच्छा, बेसिकली जब हमारे पास ट्रांसफर वेव जो है वो रियर मीडियम से इनकाउंटर होगी कहाँ, डेंसर मीडियम में, तो उस सिचुएशन में वो वेव बाउंस बैक होगी और उसकी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिवर्स। नेक्स्ट है व्हेन अ ट्रांसफर वेव ट्रैवलिंग इन अ डेंसर मीडियम, जब हमारे पास एक ट्रांसफर वेव जो है वो डेंसर मीडियम में ट्रैवल कर रही है और जब वो रिफ्लेक्ट करेगी फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ अ रेयर मीडियम, लेकिन जब वो रेयर मीडियम की बाउंड्री से रिफ्लेक्ट करेगी तो उसकी जो डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट की रिमेन्स द सेम, उसकी डायरेक्शन हमेशा सेम रहेगी, ठीक। उसके बाद आ जाना है स्टेशनरी वेव, अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन व्हेन पल्स इज मूविंग downward from equilibrium and when they are moving with same amplitude, the resultant displacement of these point is zero. These points are called nodes, ठीक है। आपने जस्ट इनकी डेफिनेशंस देख लेनी है, नोड्स और एंटी नोड्स की। when moving with an amplitude which is sum of the amplitudes of the component waves, these points are known as antinodes. This pattern of nodes and antinodes is called stationary waves, ठीक है। तो आपने जस्ट इनकी डेफिनेशन देख लेनी है ऊपर ऊपर से, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें जो मेन चीज़ आपने याद रखनी है ना वो ये है डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स और एंटी नोड्स, यानी दो नोड्स या दो एंटी नोड्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो λ/2 होगा, लेकिन नोड्स और एंटी नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास क्या होगा, λ/4। अब देखें, दो नोड्स के दरमियान डिस्टेंस कितना होगा, λ/2। दो एंटी नोड्स के दरमियान डिस्टेंस कितना होगा, λ/2। लेकिन डिस्टेंस बिटवीन नोड्स एंड एंटी नोड्स, ठीक है, एक नोड और एक एंटी नोड के दरमियान कितना डिस्टेंस होगा, λ/4। ये आपने याद रखना है, ये अक्सर पूछा जाता है। उसके बाद है एनर्जी रिमेन स्टैंडिंग बिटवीन नोड्स although it alternate between potential energy and kinetic energy, ठीक है। आप इसे थोड़ा सा देख लें, लेकिन नहीं आते यहाँ से MCQs। When waves at antinodes are all their extreme displacement, energy stored is wholly potential energy, ये भी याद रखें। When they simultaneously passing through equilibrium position, energy is wholly kinetic, ठीक है। Next है stationary wave in a stretched string. When you generate only one loop in string with one anode and antinode,
its distance between two consecutive node is 1/2 of the wavelength. ठीक है, speed of wave in the string depends upon tension F of the string and m the mass per unit length. ठीक है, इसमें ऐसा खास कुछ नहीं है. It is independent of the point from where the string is plugged to generate the wave. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर जो मेन चीज है ना आपने याद रखने की वो ये नीचे है. When the string vibrate in two loops, its frequency becomes double. अच्छा, यहाँ पर आपने जस्ट ये याद रखना है कि स्ट्रिंग के अंदर जितने ज्यादा लूप्स होंगे उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी और जितने लूप्स कम होंगे वाइब्रेशन के तो उतनी फ्रीक्वेंसी कम होगी. ठीक है. स्ट्रिंग वाइब्रेट इन मोर एंड मोर लूप्स, इट्स फ्रीक्वेंसी गोज ऑन इंक्रीजिंग, वेवलेंथ गेट्स कॉरेस्पॉन्डिंग शॉर्टर. ठीक है. तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि जब एक स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही है तो उसके अंदर जितने लूप्स ज़्यादा होंगे उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होती जाएगी और उसकी वेवलेंथ जो है उतनी ही शॉर्टर होती जाएगी. लेकिन ये जो नीचे वाला फार्मूला ये बेशक आप याद ना करें, यहाँ से नहीं आते एमसीक्यूज, पर यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते. वेव नॉट इन हार्मोनिक सीरीज आर क्विकली डैम्प्ड आउट. ठीक है, अगर हमारे पास वेव जो है वो हार्मोनिक सीरीज में नहीं है तो वो जल्दी ही डैम्प्ड आउट हो जाएगी. उसके बाद है स्टेशनरी वेव इन एयर कॉलम्स. ठीक, तो इसे आप थोड़ा सा देख लें. ऑलवेज लॉन्गिट्यूशनल वेव एग्जिस्ट इन पाइप ऑफ एयर. अच्छा, हमारे पास एक एयर का पाइप है जहाँ से एयर क्रॉस हो रही है तो उसके अंदर जो वेव एग्जिस्ट करेंगी वो हमेशा क्या होंगी, लॉन्गिट्यूशनल वेव्स होंगी. एंड ऑलवेज एयर वाइब्रेशन आर लॉन्गिट्यूशनल अलोंग द लेंथ ऑफ द पाइप, तो वो हमेशा क्या होंगी, लॉन्गिट्यूशनल ही होंगी. नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन द इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव डिपेंड्स ऑन वेदर द रिफ्लेक्टिंग एंड इज ओपन और क्लोज. अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो वेव्स हैं वो रिफ्लेक्ट करती है ना, तो बेसिकली वो डिपेंड किस पे करती है, रिफ्लेक्टिंग एंड के ऊपर. इफ रिफ्लेक्टिंग एंड इज ओपन देन वेव बिहेव एंटी नोड्स बिकॉज मॉलिक्यूल हैव कंप्लीट फ्रीडम ऑफ मोशन. ठीक है, यहाँ पर क्या है कि अगर हमारे पास रिफ्लेक्टिंग एंड ओपन है तो हमारे पास वेव एज एंटी नोड बिहेव करेगी क्योंकि उसके मॉलिक्यूल के पास कंप्लीट फ्रीडम होगी मोशन के लिए. If the reflecting end is closed, then wave behave as node because movement of molecule is restricted. अच्छा, reflecting end अगर हमारे पास closed है तो wave behave करेगी as a node क्योंकि molecules की movement restricted है. ठीक, नीचे है distance between node and antinode is 1/4 of the wavelength. ठीक है. अच्छा, इसका मतलब ये है कि एक वेवलेंथ है. ठीक है, तो उसके दरमियान जो डिस्टेंस है बिटवीन नोड्स एंड एंटी नोड्स वो 1/4 होता है किसका, वेवलेंथ का. नेक्स्ट है हमारे पास पाइप विच इज ओपन एट बोथ एंड्स इज रिचर इन हार्मोनिक्स. अच्छा, जो दोनों एंड से ओपन होगा उसके हार्मोनिक्स ज्यादा होंगे. उसके बाद ये हमारा लास्ट टॉपिक है जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है और किसी सूरत आपने इसको स्किप नहीं करना. इसकी एप्लीकेशंस तो आपने लाजमी करनी है, यानी इसकी सारी एग्जांपल्स याद रखनी है क्योंकि डॉपलर इफेक्ट में से अक्सर क्वेश्चंस आते हैं. तो आइए हम देख लेते हैं डॉपलर इफेक्ट को और उसी के साथ अपनी आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं. डॉपलर इफेक्ट, पिच ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस एंड सोर्स. अच्छा, ये इसकी डेफिनेशन है, हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं. इफ ऑब्जर्वर इज नियर कमिंग टू द सोर्स ऑफ साउंड ही कैन हियर ग्रेटर पिच ऑफ साउंड. अच्छा, बेसिकली क्या है, जब हमारे पास जो ऑब्जर्वर है वो सोर्स ऑफ साउंड के करीब आता जाएगा तो उससे हाई पिच सुनाई देगी साउंड की. ठीक है, ये कॉमन सी बात है. इफ ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स इट्स पिच ऑफ साउंड बिकम्स लो. और अगर ऑब्जर्वर हमारे पास जो है वो सोर्स ऑफ साउंड से दूर जाता जाएगा तो उससे लो पिच सुनाई देगी, पिच कम होती जाएगी साउंड की. अच्छा, इसी तरह से आपने ये याद रखनी है कि यहाँ पर क्या है कि सोर्स स्टेशनरी हो और ऑब्जर्वर मूव कर रहा है. लेकिन अगर हमारे पास ऑब्जर्वर स्टेशनरी हो और सोर्स मूव कर रही हो तब भी यही कंडीशन ही अप्लाई होगी. अगर सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर के करीब जाएगी तो ऑब्जर्वर को हाई साउंड सुनाई देगा और अगर सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रही होगी तो उसे कम साउंड सुनाई देगा. और दोनों अगर एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे तो और ज्यादा जो है वो साउंड लो होता जाएगा. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर ये है इफ बोथ द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर आर स्टेशनरी देन द वेव रिसीव्ड बाय द ऑब्जर्वर इन 1 सेकेंड इज, तो वो क्या है, F इज इक्वल टू V ओवर लैम्डा. लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है. डॉपलर शिफ्ट रिप्रेजेंटेड बाय डेल लैम्डा. लेकिन यहाँ पर जो मेन चीज आपने कवर करनी है वो है इसकी एप्लीकेशंस. ये तमाम एग्जांपल्स रट्टा लगा लें, कैसे भी कर लें, याद कर लें.
इन्हीं में से एमसीक्यूज आते हैं डॉपलर इफेक्ट में से। तो ये सारी हमारे पास क्या है, डॉपलर इफेक्ट की ही एप्लीकेशंस हैं। रेडार सिस्टम, स्पीड ऑफ सैटेलाइट, सोनार, साउंड नेविगेशन, अंडर वाटर इको रेंजिंग, इको साउंडिंग सिस्टम, स्पीड ऑफ टारगेट डिटेक्टर, मिलिट्री एप्लीकेशन, सबमरीन कंट्रोल, स्पीड ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कि स्पीड ऑफ गैलेक्सीज या स्टार को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा इफेक्ट यूज किया जाता है। तो उसमें आपको डिफरेंट इफेक्ट्स दिए जा रहे होते हैं, जिनमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी देते हैं और कुछ और ऑप्शंस होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डॉपलर इफेक्ट। ठीक, अच्छा ये एक पॉइंट है मैंने लिख दिया था, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि यहाँ से एमसीक्यूज आए, पर हम इसे देख लेते हैं। स्टार मूविंग टुवर्ड अर्थ शो ब्लू शिफ्ट बिकॉज वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिटेड बाय स्टार इज शॉर्टर। अच्छा, अगर हमारे पास स्टार जो है वो टुवर्ड अर्थ मूव कर रहा है तो वो ब्लू कलर की जो है शिफ्ट शो करेगा। क्यों? क्योंकि वो जो लाइट इमिट करेगा उसकी वेवलेंथ शॉर्ट होगी। ठीक, और नेक्स्ट है स्टार मूविंग फ्रॉम द अर्थ शो रेड शिफ्ट बिकॉज वेवलेंथ इज इमिटेड बाय स्टार इज लॉन्गर। अगर स्टार जो है वो अर्थ से दूर मूव कर रहा है, ठीक है, वहां से दूर जा रहा है, तो रेड शिफ्ट जो है वो शो करेगा, क्योंकि वो जो वेवलेंथ इमिट करेगा वो हमारे पास क्या होगी, लॉन्गर होगी। तो यहाँ पर हमारे ये 2 चैप्टर्स का एंड होता है, जिसमें हमने ऑस्किलेशंस और वेव्स इन दोनों चैप्टर्स को कवर किया। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स वाइंड अप कर लेंगे। उसके बाद मेरा इरादा तो यही था कि मैं सेकंड ईयर की फिजिक्स स्टार्ट करूं और उसे कंप्लीट करवाऊं, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा व्हाट्सएप पर भी मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम आप केमिस्ट्री स्टार्ट करवाएं। हमें केमिस्ट्री में काफ़ी कन्फ्यूजन्स आ रही हैं और आप एक वीडियो फिजिक्स की अपलोड करें और दूसरी केमिस्ट्री की अपलोड करें। तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं आप लोगों के लिए जल्द से जल्द तमाम वीडियोस अपलोड कर दूं। मुझे उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।